गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। देखिए इतना जो एक तरीके से हम कहें इतनी मांग बढ़ी कि नील का जो हिस्सा था वो 95% हो गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। अर्थात कर्जा भी कंपनी से लिया जाता था और उनके माध्यम से नील की खेती की जाती थी। नील की खेती कैसे होती थी? तो नील की खेती दो मुख्य तरीके थे, एक निज और दूसरी रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदार से ज़मीन पर भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। दूसरी बात है कि जो निज खेती करते थे उसमें समस्याएं कौन कौन सी आती थी? तो बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुसीबत आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसे ज़मीन पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत भी उनके हाथ में लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री में इर्द गिर्द पट्टे ज़मीन पर लेने के प्रयास किए और वहाँ किसानों को हटवा दिया। ऐसे टकराव और तनाव पैदा होता जाता था। मजदूर का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। अर्थात धान की खेती को तो ज़रूरत होती थी, मज़दूरों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसान मालिक के पास में 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उस समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। अब देखिए जो रैयती व्यवस्था है वो रैयती व्यवस्था क्या होती है? तो रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध अर्थात एक शर्त रखते थे, एक पट्टा रखते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज को बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों का होता था। अर्थात जो भूमि पर जो कृषि करते थे उनकी ये जिम्मेदारियां होती थी। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था, अर्थात कर्जा ज़्यादा रहता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी ये थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अर्थात किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं हो रही थी क्योंकि उनकी जो आगामी जो फसलें हैं उन पर असर होता था। फसलें अच्छी तरीके से पैदा नहीं हो पाती थी और जो जितनी भी गुणवत्ता होती थी ज़मीन की वो नील की खेती के लिए उपयोग में ले ली जाती थी। इसलिए जो किसान थे वो किसान हिचकिचाते थे कि वो जो ज़मीन है उस ज़मीन पर वो नील की खेती नहीं करेंगे। ये देखिए एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में दिखाया गया है कि किस तरीके से नील का उत्पादन होता था। देखिए जो किसान है वो नील का उत्पादन कर रहे हैं, नील बना रहे हैं।
ये देखिए नील के पौधे हैं, जैसे हार जो औरतें हैं वो हाथ से लेकर आ रही है, ढोकर ला रही है, ठीक है। और एक ये इस तरीके से नील की जो खेती है वो की जाती थी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नील विद्रोह और उसके बाद, अर्थात नील विद्रोह हुआ था